Hello students, in this video we'll discuss civics, chapter number 1, the legislature, union and states. So dear students, in this video we'll talk about both union legislature as well as state legislature. अब हम पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट क्या है बच्चा? पार्लियामेंट इज़ द मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है अभिव्यक्ति। ठीक है, हम इंडियंस का बच्चा बहुत बिलीफ है, फेथ है हमारा किस पे? डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे, वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी पे हमारा फेथ है, बिलीव है, हम कंप्लीटली रिलाई करते हैं डेमोक्रेटिक सेटअप पे। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हमारा इन्वॉल्वमेंट हो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, गवर्नमेंट में। ऐसा कौन चाहते हैं? भारतीय लोग। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इतना समझो कि हम इंडियंस बिलीव करते हैं किस पे? डेमोक्रेसी पे, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे। हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, हम गवर्नमेंट में भी इन्वॉल्व होना चाहते हैं। हम में से कुछ लोग ही तो गवर्नमेंट जाके बना देते हैं। पार्लियामेंट इज़ अ कॉन्ग्रीगेशन ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है मंडली, मंडली मतलब ग्रुप ऑफ पीपल। तो पार्लियामेंट क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल है किसका? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का। हमने जिन लोगों को इलेक्ट किया वो लोग कहाँ पर जाके बैठेंगे बच्चा? पार्लियामेंट में जाके बैठेंगे। और फिर वो क्या बनाएंगे? इट मेक्स लॉज, नियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे। इट मेक्स लॉज एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ पीपल। लोगों के बिहाफ पे पॉलिटिकल अथॉरिटी को एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स न्यू बनाएंगे, उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करेंगे, है ना, और हमारे लिए लॉ बनाएंगे, एक्ट बनाएंगे। इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेसिंग द नीड्स ऑफ द सिटीजन। थ्रू पार्लियामेंट वी कैन एक्सप्रेस द नीड्स ऑफ द सिटीजन। हमारे अप्रीहेंशंस, हमारी एक्सपेक्टेशंस, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या चाहते हैं एक कंट्री से। तो पार्लियामेंट के थ्रू लोग अपनी नीड्स को, अपने अप्रीहेंशंस को, अपने डर को, अपनी चिंता को, अपनी एक्सपेक्टेशंस को, कि वो आने वाली टाइम में क्या चाहते हैं, ये सब हम किसके थ्रू एक्सप्रेस करते हैं? थ्रू पार्लियामेंट। फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है गवर्नमेंट का लॉज बनाना। ठीक है, किसी भी कंट्री को डेवलप करने के लिए, प्रॉपरली रन करने के लिए लॉज बैडली रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, देयर शुड बी सम लॉज which is followed by everyone who is living in that territorial area. ठीक है बात, तो फॉर्मुलेशन ऑफ लॉज है एंड द सिटीजन्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो दोज लॉज। और हम सिटीजन से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो बनाए हुए लॉज हैं उनको फॉलो करेगी। द फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट आर कैरीड आउट बाय 3 ऑर्गन। 3 ऑर्गन हैं जो गवर्नमेंट के फंक्शंस को कैरी आउट करते हैं। पहला है द लेजिस्लेचर, जिसका काम होता है लॉ मेकिंग। ये लॉ मेकिंग ऑर्गन है लेजिस्लेचर, जो नियम बनाता है, ठीक है, एक्ट बनाता है। एग्जीक्यूटिव्स विच इम्प्लीमेंट दीज लॉज, एग्जीक्यूटिव्स वो होते हैं जो ऑन ग्राउंड ये जो बनाए हुए लॉज हैं, जो लेजिस्लेचर ने बनाए हैं, उन्हें इम्प्लीमेंट कराते हैं। फिर जुडिशरी की अगर हम बात करें तो जुडिशरी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है बेटा, विच मेक श्योर दैट दीज लॉज आर कैरिड आउट अलॉन्ग विद द रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। मतलब जो भी कानून है, लॉज हैं, इन्हें इम्प्लीमेंट तो कराया जाए, कैरी किया जाए, आगे की तरफ ले जाया जाए, साथ ही साथ अगर कोई डिस्प्यूट हो तो उसका भी प्रॉपर रिजोल्यूशन हो। ठीक है बात। जुडिशरी का एक और काम होता है बच्चा, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, क्यों लिखा है, ये भी कौन ही बताता है? जुडिशरी। नाउ डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सब देखो, एक कंट्री, अगर हम इंडिया की बात करें तो 3.28 स्क्वायर किलोमीटर की हमारी कंट्री है, इतने सारे रिलीजन है, इतने सारे स्टेट्स हैं, कैसे सब चीज़ें प्रॉपर मैनेज होगी? इसीलिए हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड कर दिया है। पहले हम लोग देखेंगे यूनियन लिस्ट। सब्जेक्ट ऑन विच लॉज कैन बी मेड ओनली बाय पार्लियामेंट। बेटा ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें लॉज बनाने का काम सिर्फ किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। मतलब सिर्फ किसके पास है? यूनियन गवर्नमेंट के पास है। ठीक है बात। दीज लॉज अप्लाई टू होल कंट्री। ये यूनियन गवर्नमेंट मतलब वो गवर्नमेंट, एक जनरल गवर्नमेंट जो पूरी कंट्री की होती है, उसे हम यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट के ऊपर सारे कानून बनाएगी, एक्ट बनाएगी, लॉज बनाएगी, जो पूरी कंट्री के ऊपर अप्लाई होंगे। फॉर एग्जाम्पल एनी लॉ, कोई भी लॉ जो डिफेंस से रिलेट करता हो, फाइनेंस की बात करें, फॉरेन अफेयर्स की बात करें, कैन ओनली बी मेड बाय पार्लियामेंट। एक स्टेट का सीएम कभी भी
कंट्री के डिफेंस की बात नहीं कर सकता, कंट्री के डिफेंस के लिए कोई लॉज नहीं बना सकता, ठीक है। हमारे रिलेशनशिप यूएसए के साथ कैसे होंगे, रशिया के साथ कैसे होंगे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी, किसी पर्टिकुलर स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट नहीं, ठीक है बात। नाउ स्टेट लिस्ट, ये वो लिस्ट है जिसमें जितने भी लॉज होंगे वो बनाने का काम कौन करेगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है बात। स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर जो लॉज बनाता है वो कौन बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है बात। डिफरेंट स्टेट्स कैन हैव डिफरेंट लॉज ऑन एनी ऑफ दी सब्जेक्ट, डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट लॉज हो सकते हैं। देखो स्टेट लिस्ट में बहुत सारे मैटर हैं जिनके ऊपर हर स्टेट अपने हिसाब से लॉ बना सकता है, जैसे लैंड रिफॉर्म, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, पुलिस, हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन। अब कुछ स्टेट पुलिस पे बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, तो कुछ एग्रीकल्चर पे, कुछ ट्रेड पे, तो कुछ हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन पे। तो ये डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर स्टेट पे कि वो किस चीज़ के ऊपर काम करना चाहता है, सबके ऊपर काम करना चाहता है, किसी दो पे काम करना चाहता है। तो subject on which laws can be made only by state legislative assemblies are land reform, agriculture, irrigation, police, healthcare, sanitation। और इसी में बेटा एजुकेशन इसमें नहीं है, ठीक है ठीक है, एजुकेशन कॉन्करेंट। अब बात आती है कॉन्करेंट लिस्ट की। तो कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट है जिस इसमें जो सब्जेक्ट होंगे उन पे पार्लियामेंट भी, मतलब यूनियन गवर्नमेंट भी लॉज बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी लॉ बना सकती हैं। तो कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उन पे स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, लॉज रिलेटिंग टू फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री, फैक्ट्री से रिलेटेड कोई लॉ हो, इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई लॉ हो, एजुकेशन हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, लेबर हो, इस पर सेंट्रल और स्टेट दोनों काम कर सकते हैं। अब बेटा कई बार ऐसा भी होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसी के ऊपर नियम बना रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी नियम बना रही है, तो हो सकता है दोनों के जो लॉज हो वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो, स्टेट जो बोल रहा हो वो सेंटर ना मान रहा हो, जो सेंटर बोल रहा हो वो स्टेट ना मान रहा हो। तो ऐसी कंडीशन में किसकी विल प्रिवेल करेगी, किसके लॉज फाइनल माने जाएंगे, तो वो माने जाएंगे पार्लियामेंट के, मतलब यूनियन गवर्नमेंट के। तो अगर हमारी कंट्री में कभी सेंटर वर्सेस स्टेट होता है तो किसकी जीत होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है बात। When both Parliament and State Legislative Assembly make laws on particular subject which contradict each other, एक ऐसा नियम बना लिया जो एक दूसरे को, मतलब जो नियम है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो क्या करेंगे, जो पार्लियामेंट ने बनाया होगा वही फाइनल माना जाएगा, टेक्स प्रेसिडेंस ओवर द लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट, तो जो बात सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी उसे ही स्टेट को मानना पड़ेगा। यूनियन लेजिस्लेचर, अब बच्चा यूनियन लेजिस्लेचर को ही हम पार्लियामेंट कहते हैं, ठीक है बात। स्टेट लेजिस्लेचर को हम क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली। चलो, तो जो यूनियन लेजिस्लेचर है इज ऑल्सो नोन एज पार्लियामेंट। ये सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है हमारे कंट्री में, हमारे नेशन में सुप्रीम सबसे बड़ी नियम बनाने वाली, लॉ मेकिंग, लॉ बनाने वाली बॉडी कौन सी है, कानून बनाने वाली बॉडी कौन सी है, तो वो है पार्लियामेंट। लॉ मतलब होता है कानून, है ना, तो सबसे बड़ी कानून बनाने वाली जो बॉडी है वो कौन की है, पार्लियामेंट। इट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट सिंबल ऑफ आवर डेमोक्रेसी, और हमारी डेमोक्रेसी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट सबसे इम्पॉर्टेंट सिंबल है क्या, पार्लियामेंट। Parliament consists of Lok Sabha, Rajya Sabha and President. Okay, Parliament consists of Lok Sabha, Rajya Sabha and President. Lok Sabha is also known as lower house, Rajya Sabha is also known as upper house, और President, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं बेटा, पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट कितनी बॉडी से मिलके बनी है, तीन, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 3, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। लोकसभा को देखेंगे तो लोकसभा को हम लोअर हाउस भी कहते हैं और हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं। लोकसभा का ही दूसरा नाम है लोअर हाउस, लोकसभा का ही दूसरा नाम है हाउस ऑफ द पीपल। क्यों उसको हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं बच्चा, क्योंकि यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो डायरेक्टली कौन इलेक्ट करके भेजता है, जनरल पब्लिक, ठीक है बात। सो लोकसभा कंसिस्ट ऑफ द मेंबर who are the representative of people। जनरल इलेक्शंस होते हैं जिनमें लोग किसको सिलेक्ट करके पहुंचाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स को, किसके लिए, लोकसभा के लिए। These members are elected directly by the people। डायरेक्टली लोग इन्हें चुन के भेजते हैं।
नाउ कंपोजिशन की बात करें, ईच स्टेट हैज़ फिक्स्ड नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा। हर स्टेट को उसके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या दे दी है, फिक्स्ड नंबर ऑफ सीट्स। ठीक है, कभी भी बेटा हम ये मत सोचना कि हमने कोई स्टेट बड़ा है कोई स्टेट छोटा है उसके अकॉर्डिंग काम किया है। एरिया का कोई वेटेज नहीं है यहाँ पर, सिर्फ वेटेज किसका होता है, पॉपुलेशन। हर स्टेट की पॉपुलेशन के हिसाब से उसको सीट्स दी गई हैं। दीज सीट्स आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और इन्हीं सीट्स का हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी। ईच स्टेट हैज फिक्स नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट पॉपुलेशन एंड दिस सीट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। Now, each constituency is territorial area represented by a member of parliament. हर कॉन्स्टिट्यूएंसी एक टेरिटोरियल एरिया को रिप्रेजेंट करती है जहाँ से वो पर्टिकुलर मेंबर इलेक्ट होके आएगा। ये हैं स्टूडेंट्स हमारी पार्लियामेंट। ये थोड़े दिनों बाद पुरानी पार्लियामेंट बन जाएगी, ओल्ड पार्लियामेंट हाउस बन जाएगा, ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग बन जाएगी। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही सुंदर सी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बन चुकी है। ठीक है, आप लोग गूगल पे सर्च करें न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को। लोकसभा में टोटल 552 मेंबर्स होते हैं पर स्टूडेंट्स। अब 552 नहीं रहेंगे, 550 ही रहेंगे। ठीक है, ये जो 2 मेंबर होते थे जिन्हें हम एंग्लो इंडियंस कहते थे, अब इनकी सीट्स नहीं होगी। अब नेक्स्ट इलेक्शन कब होगा? कॉन्स्टिट्यूशन में 126th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जनवरी 2020 में ये डिसीज़न लिया गया, जनवरी 2020 में डिसीज़न लिया गया कि इन फ्यूचर हम ये एंग्लो इंडियंस की सीट्स को नहीं रखेंगे। अभी बुक बोल रही है तो हम पढ़ लेते हैं, पर बेटा तुम लोग भी जाके गूगल पे सर्च करना तो यही मिलेगा। चलो, तो लोकसभा में आपकी बुक बोल रही है इसलिए पढ़ा देती हूँ। कितने मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं? 552। आउट ऑफ दिस 530 कहाँ से आएंगे? स्टेट से आएंगे, और 20 कहाँ से आएंगे? यूनियन टेरिटरीज से आएंगे। ठीक है बात। और जो 2 मेंबर होते हैं जिनको मैं बोल रही हूँ कि अब आने वाली इलेक्शन जो 2024 में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें एंग्लो इंडियंस की सीट नहीं होगी, सिर्फ 550 सीट्स होंगी। ठीक है बात। चलो, प्लीज सर्च इट ऑन गूगल। 2 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं, वो कौन से होंगे? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते हैं। ठीक है, तभी ये बोल रहे हैं 552 में 530 कहाँ से आएंगे? स्टेट से। 20 कहाँ से आएंगे? यूटीज से। और प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर देगा 2 मेंबर्स को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए। ऐसा अब तक होता आया है, 2019 तक इवन ऐसा हुआ है, पर 2024 जो आने वाले इलेक्शंस होंगे उनमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जैन 2020 में ये डिसीजन लिया जा चुका है। देयर विल बी नो एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट। यहाँ पर क्या लिखा है कि जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनेट कर सकता है 2 मेंबर्स को फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इफ इट्स रिप्रेजेंटेशन इज फाउंड इन हाउस। अगर हाउस में ऐसा लगे कि भैया यार कोई भी एंग्लो इंडियन नहीं आया है तो 2 को चुन सकता था प्रेसिडेंट। एट प्रेजेंट द लोकसभा हैज़ 545 मेंबर। अभी लोकसभा में कितने मेंबर है बेटा? 545। तो कंफ्यूज नहीं होना कि बुक में क्या लिखा है, मैम ने क्या बताया है, बुक के हिसाब से पढ़ लो, पर एक बार गूगल पे सर्च कर लेना क्योंकि अपडेटेड रहना भी ज़रूरी है। अब हम देखेंगे कि जैसे इंडियन पार्लियामेंट को हम संसद कहते हैं, वैसे ऑल ओवर वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्रीज़ में क्या नाम है? तो जापान में बोलते हैं डाइट, यूएसए में बोलते हैं कांग्रेस, रशिया में बोलते हैं ड्यूमा, नेपाल में बोलते हैं प्रतिनिधि सभा, अफगानिस्तान में बोलते हैं नेशनल असेंबली। एलिजिबिलिटी क्या होती है लोकसभा के लिए? तो अगर आपको लोकसभा के लिए इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है तो आपकी एज होनी चाहिए 25 ईयर। ठीक है, अगर आप 25 साल के हो जाते हैं और आपको पॉलिटिक्स में जाना है तो आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है बात। कब? 25 ईयर में। चलो, आपका रजिस्टर्ड वोटर होना ज़रूरी है। नॉट बी अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। आप किसी भी केस में ऑफेंडर की तरह क्या मुजरिम ना हो, मतलब ठीक है। नॉट बी अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, ऑफेंडर मतलब मुजरिम ना हो। रजिस्टर्ड वोटर होना ज़रूरी है। मस्ट पजेस द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने जो भी क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब किए हैं, पहले से बताए हैं, वो आप में होना चाहिए। आप कोई कातिल नहीं, क्या बोल सकते हैं उसको, कोई गुनहगार ना हो। आप रजिस्टर्ड वोटर हो और आप 25 साल की आपकी एज हो। चलो,
अब हम एक कंपैरिजन देख लेते हैं, अच्छा दिया हुआ है यूनियन लेजिस्लेचर लोकसभा और राज्यसभा में। लोकसभा में टोटल सीट हो सकती है 552, जो कि अब हो गई है सिर्फ 550। राज्यसभा में हो सकती है 250। लोकसभा मैक्सिमम नंबर है, ये मैक्सिमम 552, मैक्सिमम 250, और ये 2 अगर हटा दें तो कितना बचेगा 550। यहाँ पर जो 530 रिप्रेजेंटेटिव आएंगे वो स्टेट्स से आएंगे, यूपी, बिहार, पंजाब, ठीक है, डिफरेंट 28 स्टेट से 530 मेंबर्स आएंगे। 20 स्टेट्स आएंगे, 20 कहाँ से आएंगे, यूनियन टेरिटरी से। 20 मेंबर आएंगे यूनियन टेरिटरी से, 530 आएंगे स्टेट से, और 2 मेंबर्स को नॉमिनेट करेगा प्रेसिडेंट, जो होंगे एंग्लो इंडियंस। ये अब खत्म है। 238 मेंबर्स आएंगे स्टेट से, ठीक है, और यूनियन टेरिटरी से। 238 मेंबर दोनों जगह से, कहाँ से भी, स्टेट से भी और यूनियन टेरिटरी से भी। और जो 12 मेंबर्स हैं वो नॉमिनेटेड हैं, जिनको नॉमिनेट करेगा कौन, प्रेसिडेंट। ये अपनी अपनी फील्ड में एक्सीलेंस हासिल किए हुए लोग हो सकते हैं, जैसे एम एस स्वामीनाथन है, सचिन तेंदुलकर हैं, रेखा है, कर्णम मल्लेश्वरी, नहीं, मैरी कॉम है, ठीक है। तो ऐसे 12 लोग जिन्होंने अपने सब्जेक्ट में एक्सीलेंस हासिल की है, उनको भले वो एक्टर्स हो, सिंगर हो, कोई साइंटिस्ट हो, इनको 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट, और 238 स्टेट और यूनियन टेरिटरी से आते हैं। चलो तो लोकसभा 550, राज्यसभा 250। 550 में से 530 आएंगे स्टेट्स से और 20 आएंगे यूनियन टेरिटरी से। इस 250 में 238 आने वाले हैं बेटा कहाँ से, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से। 12 आएंगे जिन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा, जो अपनी अपनी फील्ड में एक्सीलेंस हासिल कर चुके होंगे। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर में आता है लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हिंदी में बोलते हैं विधानसभा, जिसमें होते हैं MLAs, और लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे हिंदी में बोलते हैं विधान परिषद, ये हैं MLCs, ठीक है बात। तो बच्चों हमारी कंट्री में सिर्फ 6 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो आपका होमवर्क है कि आप गूगल पे सर्च करें क्या कि विच 6 स्टेट हैज़ लेजिस्लेटिव काउंसिल, एंड जो भी आपको नाम मिलता है उसको पहले लर्न करो और फिर कमेंट सेक्शन में लिख के दो कि मैम लर्न हो गया। ओनली 6 स्टेट्स हैज़ लेजिस्लेटिव काउंसिल, अदरवाइज सबके पास सिर्फ क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली। अब अगर हम बात करें लोकसभा के मेंबर की कि उनका टेन्योर, उनका समय कितना होता है, समय अवधि कितने टाइम तक वो रहते हैं, तो लोकसभा के जितने भी लोग होते हैं 5 ईयर के लिए इलेक्ट किया जाता है, पर प्रेसिडेंट इन्हें पहले भी डिसॉल्व कर सकता है। उनका टेन्योर कंप्लीट ना हो उसके पहले भी लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, जब ऐसा लगे कि जो रूलिंग पार्टी है लॉसेस मेजॉरिटी, उसके पास अब मेजॉरिटी नहीं है। देखो लोकसभा में गवर्नमेंट कौन बनाता है, जिसके पास मेजॉरिटी होती है, पर कई बार क्या होता है, कुछ रीजन से उसकी मेजॉरिटी कई बार ख़त्म भी हो जाती है। तो अगर किसी कंडीशन में ऐसा हो कि जो मेजॉरिटी थी वो लॉस्ट कर जाए रूलिंग पार्टी, तो प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा को। Majority, the ruling party loses majority when some of the member quit the party and join another party। ऐसा होता है कितनी बार कि कुछ जो MPs होते हैं वो एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। अगर ऐसा होगा तो एक पार्टी से लोग कम हो जाएंगे, जो मेजोरिटी थी उससे कम हो गए, जहाँ जाके जुड़ेंगे वहाँ पर पार्टी में मेंबर ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस केस में क्या होगा कि लॉस हो जाएगा, किसका लॉस हो जाएगा, रूलिंग पार्टी का। क्यों, क्योंकि उसकी सीट्स हो जाएंगी कम, और सीट्स हो जाएंगी कम तो प्रेसिडेंट उन्हें डिसॉल्व कर देगा, प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर देगा। ऑन द अदर हैंड जब इमरजेंसी का टाइम होता है तो भी टेन्योर एक्सटेंड किया जा सकता है, समय को बढ़ाया जा सकता है। जैसे 1971 से 77, 7 साल चली एक लोकसभा, 5th लोकसभा कितने साल चली, 7 साल, क्योंकि 1975 में लग गई थी इमरजेंसी। तो जो गवर्नमेंट 1971 में बनी तो कब तक चली, वो 1977 तक। क्यों चली, क्योंकि 1975 में इंदिरा गांधी ने लगा दी थी इमरजेंसी। प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी और प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली, ठीक है बात। तो फखरुद्दीन अली से साइन करवा के इंदिरा गांधी ने लगा दी इमरजेंसी, और एक लोकसभा 7 साल भी चली थी। इलेक्शन प्रोसीजर, जो इलेक्शन होता है लोकसभा का, उसमें जनरल पब्लिक डायरेक्टली
जो लोग होते हैं वो चुनते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को थ्रू अ सीक्रेट बैलेट। अब यहाँ पर जो वर्ड लिखा है बेटा सीक्रेट बैलेट, इसका मतलब ये होता है कि जब आप वोट डालने जाते हो तो इतनी सीक्रेसी मेंटेन की जाती है वहाँ पर कि आपने किसको वोट दिया है ये किसी को पता नहीं चलता है। जैसे हम लोग भी जाते हैं तो एक बड़ा स्कूल कैंपस होता है, हम लोग एंट्री करेंगे, हाथों पे इंक लगवाएंगे, अपना वो आईडी वोटर आईडी वेरीफाई करवाएंगे और फिर यहाँ पर एक 4 वॉल्ट के अंदर ऐसे बड़ा सा मोटा सा पर्दा लगा दिया जाता है। यहाँ पर ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है। तो हम जब वोट देते हैं तो सिर्फ हम जानते हैं कि हमने किसको वोट दिया, कोई अदर जान नहीं सकता। सीक्रेट बैलेट क्यों है बच्चा? दिस इंश्योर्स दैट ओनली द वोटर नो फॉर whom she or he has voted। से वोटर जाने कि उसने किसको वोट दिया है। एंड द लेवल ऑफ सीक्रेसी इज मेंटेन्ड, और सीक्रेसी मेंटेन की जाती है। एवरी एडल्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, हर एडल्ट सिटीजन इंडिया का जिसकी एज 18 ईयर्स है वो जाके वोट दे सकता है। वो कैंडिडेट जिनको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे दैन द अदर्स, दूसरों से ज़्यादा वोट मिलेंगे, बिकेम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट के मेंबर बन जाएंगे। इलेक्शन टेक प्लेस एवरी 5 ईयर्स, हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं। ठीक हुई बात। आप 18 साल के हैं, उससे बड़े हैं, तो आप जाके वोट दे दें। जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे उसकी बन जाएगी सरकार। अच्छा, इसमें भी एक लोचा है। कई बार क्या होता है कि जो पार्टीज को सबसे ज़्यादा वोट मिले होते हैं वो अपनी सरकार नहीं भी बना पाता, क्योंकि जो 2 अपोजिशन पार्टीज होती हैं वो बना लेती हैं अलायंस। सपोज करो पार्टी थी बीजेपी, पार्टी थी कांग्रेस और पार्टी थी आम आदमी पार्टी। बीजेपी को 49 वोट मिले, बीजेपी को कितने वोट मिले? 49, और 21 वोट मिल गए किसको? कांग्रेस को। 30 वोट मिल गए आम आदमी पार्टी को। और बीजेपी की गवर्नमेंट बनना चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट तो इन्हें मिले। पर बेटा अगर ये दोनों अलायंस बना लें तो इनका टोटल कितना हो जाएगा? 51। और सरकार कौन बना लेंगे? ये दोनों मिलके कोalition गवर्नमेंट बना लेंगे और बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बनेगी। समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं तो लोड मत दो, तुम्हारे समझने का है भी नहीं। 9th में फिर से पढ़ना है ये, ठीक है। इस गवर्नमेंट को बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन आफ्टर इलेक्शन फॉर्म होते हैं, जिसमें कई बार ऐसा होता है वो 2 पार्टी जिनको वोट कम मिले होते हैं पर वो ज्वाइन करके गवर्नमेंट बना लेती हैं। इलेक्शन हर 5 सालों में होते ही हैं। नाउ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो स्पीकर होता है लोकसभा का, आप लोगों ने भी देखा होगा ना, जब अभी ओम बिरला हैं, कौन है करंट स्पीकर हैं? ओम बिरला। तो जो भी स्पीकर होता है ना वो पूरी लोकसभा में जो भी काम हो रहा होता है, जो भी लोग बोल रहे होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स, क्वेश्चन आवर, जो भी कुछ हो रहा होता है ना, उसमें वो ध्यान रखते हैं कि प्रॉपर वे में सब कुछ मैनेज हो। तो वो बार बार बोलते हैं माननीय सदस्य बैठ जाइए, माननीय सदस्य आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं ये रिकॉर्ड पे रख रहा हूँ, ऐसे ऐसे बोलते हैं। कभी देखना आप ऐसे डालो ओम बिरला इन लोकसभा, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे ये सब लोगों को मैनेज करते हैं। द स्पीकर इज इलेक्टेड फ्रॉम एमंग द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उसी में से एक को क्या बना दिया जाता है? स्पीकर। ही और शी यूजली बिलोंग्स टू रूलिंग पार्टी, और हमेशा जो स्पीकर होता है वो किसका ही होता है बेटा? रूलिंग पार्टी का, मेजोरिटी पार्टी का ही होता है। पर वो इम्पार्शियली वहाँ पर काम करता है। उस पोजीशन पे जैसे ही बैठता है वो भूल जाता है कि मैं रूलिंग पार्टी का हूँ, वो इम्पार्शियली ही सबके लिए काम करता है। तो स्पीकर जो होता है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है लोकसभा का। जितने भी मेंबर होते हैं वो ओथ लेते हैं, किसकी प्रेजेंस में? स्पीकर की प्रेजेंस में वो कसम खाते हैं, वो क्या शपथ लेते हैं, कसम नहीं शपथ लेते हैं। ही और शी सुपरवाइजेज द प्रोसीडिंग एंड मेंटेन्स ऑर्डर इन द हाउस, ये प्रॉपरली सुपरवाइज करता है लोकसभा की प्रोसीडिंग्स को और देखता है कि हाउस ऑर्डर में मेंटेन रहे, मतलब प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर, मतलब ऑर्डर मेंटेन रहे हाउस में। जो स्पीकर होता है उसे इम्पार्शियली एक्ट करना होता है बेटा। वो कभी भी ऐसे नहीं होगा कि वो रूलिंग पार्टी का है तो सारे फैसले रूलिंग पार्टी का कहेगा, रूलिंग पार्टी के लोगों को ज़्यादा बोलने देगा, अपोजिशन को कम, ऐसा नहीं होता। शी और ही कैन ओनली वोट इन केस ऑफ टाई एट द एंड ऑफ डिबेट, अगर कोई डिबेट हो रहा हो और उस डिबेट में टाई हो जाए तब ही सिर्फ ये वोट दे सकता है, अदरवाइज ये वोट नहीं दे सकता। जीवी मवलांकर फर्स्ट स्पीकर थे लोकसभा के, और आज तक की फर्स्ट वीमेन स्पीकर रही हैं मीरा कुमार। ठीक है, मीरा कुमार वॉज द फर्स्ट वीमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा। मीरा कुमार फर्स्ट वीमेन स्पीकर रही हैं लोकसभा की, और जीवी मवलंकर फर्स्ट स्पीकर रहे हैं और करंट स्पीकर हैं ओम बिरला। और आई एडवाइज दैट यू ऑल सी अ वीडियो ऑन लोकसभा इन विच प्रिसाइडिंग ऑफिसर विल बी ओम बिरला वाला देखना है, मतलब जिसमें भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ओम बिरला रहे होंगे वो वाला वीडियो देख लेना।
ठीक है बात। अब हम बात करेंगे राज्यसभा की। तो जो राज्यसभा होती है इसी को हम अपर हाउस बोलते हैं और इसी को काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं। राज्यसभा को ही हम अपर हाउस बोलते हैं और काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है स्टेट को एट द सेंट्रल लेवल। सेंट्रल लेवल पे स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाली क्या है, राज्यसभा। ठीक है मैम। ये परमानेंट बॉडी होती है, इसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता इवन बाय प्रेसिडेंट। इवन द प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व द राज्यसभा, इट इज अ परमानेंट बॉडी। वन मोर थिंग, राज्यसभा इज ऑल्सो कॉल्ड अपर हाउस और काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स को, कहाँ पर, सेंट्रल लेवल पे। कंपोजिशन क्या होता है, जो राज्यसभा होता है उसमें मैक्सिमम 250 मेंबर हो सकते हैं। एट प्रेजेंट सिर्फ और सिर्फ 245 हैं, 5 मेंबर नहीं है। द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इलेक्ट 238 मेंबर। 238 मेंबर कहाँ से इलेक्ट होके आ जाएंगे बच्चा, इलेक्ट नहीं होके सिलेक्ट होके आते हैं लोग। बेसिकली इनके लिए कोई इलेक्शन नहीं होता, जनरल पब्लिक का पार्टिसिपेशन नहीं होता, तो यूनियन टेरिटरी और स्टेट से लोग आ जाएंगे राज्यसभा के लिए। जो प्रेसिडेंट है वो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर देगा, जो एमिनेंट पर्सन्स होंगे इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस, स्पोर्ट्स और सोशल सर्विस। अब ये एमिनेंट पर्सनालिटी किस फील्ड से हो सकती है, आर्ट, लिटरेचर, लिटरेचर मतलब जो बुक्स लिखते हैं, है ना, साइंस, कोई साइंटिस्ट हो सकता है, स्पोर्ट्स, सचिन तेंदुलकर रहे हैं, मैरी कॉम रही हैं, सोशल सर्विस वाले लोग हो सकते हैं, तो जो NGOs वगैरह चलाते हैं ना वैसे। तो आर्ट, लिटरेचर, साइंस, स्पोर्ट्स, सोशल सर्विसेज, इनसे 12 मेंबर्स इलेक्ट करते हैं। कौन, प्रेसिडेंट उन्हें नॉमिनेट करके कहाँ भेज देते हैं, राज्यसभा में। अब एलिजिबिलिटी क्या होती है, पहली एलिजिबिलिटी है वो ये है कि आपका 30 ईयर का होना ज़रूरी है। ठीक है बात। जब आप लोकसभा का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे तो वहाँ पर एज रिक्वायरमेंट कितनी थी बच्चा, 25 ईयर, पर यहाँ पर आपको 30 ईयर का होना ज़रूरी है। और 30 ईयर के बाद जो सारे क्वालिफिकेशन, जो सारी एलिजिबिलिटी चाहिए थी लोकसभा इलेक्शंस के लिए, वही यहाँ पर भी होनी चाहिए कि आपको इंडियन होना चाहिए, ठीक है, इंडियन सिटीजन हो, आपके ऊपर कोई केस, मतलब क्रिमिनल केस ना हो, आप अनसाउंड माइंड के ना हो, मतलब आप पागल ना हो, आप इंसॉल्वेंट ना हो। इंसॉल्वेंट मतलब होता है दिवालिया निकल जाना, मतलब आपके पास आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको देने के लिए पैसा हो। इंसॉल्वेंट मतलब होता है दिवालिया निकल जाना। दिवालिया निकल जाना वो कंडीशन होती है जब आपके एसेट आपकी लाइबिलिटी से ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, मतलब आपने लोन ज़्यादा ले रखा और आपके पास प्रॉपर्टी उतनी नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इंसॉल्वेंट ना हो, आप अनसाउंड माइंड के ना हो, आप इंडियन सिटीजन हो और आपकी एज 30 ईयर की हो। वो सारी, यही सारी चीज़ें कहाँ पर भी चाहिए होती हैं बच्चा, लोकसभा के इलेक्शंस के लिए भी चाहिए होती हैं, बस यहाँ पर एज का डिफरेंस है। यहाँ पर 30 ईयर में आप राज्यसभा जा सकते हो, लोकसभा 25 ईयर में। टेन्योर, तो जो टेन्योर होता है, जो टर्म होता है, एवरी मेंबर हैज़ अ टर्म ऑफ 6 ईयर। हर मेंबर का टर्म कितना होता है, 6 ईयर। हर मेंबर का टर्म होता है 6 ईयर, 6 साल हर मेंबर का। जैसे लोकसभा फिक्स्ड 5 ईयर के लिए होती है, यहाँ पर हर मेंबर की बात हो रही है ना। लोकसभा में पूरी लोकसभा का टेन्योर 5 ईयर होता है, यहाँ पर हर मेंबर का टेन्योर 6 ईयर होता है। हर 2 साल में जो 1/3 मेंबर्स होते हैं, द टेन्योर ऑफ 1/3 मेंबर ends and new members take their place, और नए मेंबर उनकी जगह पर आ जाते हैं। ये जो मेंबर होते हैं इनको इलेक्ट करते हैं मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जिनको जनरल पब्लिक ने भेजा है। MLAs के लिए इलेक्शन जनरल पब्लिक उसमें पार्टिसिपेट करती है। हम हमारे विधायक को चुन के भेज देंगे और फिर वो जो हमारा विधायक होगा, जो हमारा कौन होगा, MLA होगा, वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो लोग मिलकर चुनेंगे किसके लिए, कि राज्यसभा में किसको भेजना है। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्ट मेंबर फॉर राज्यसभा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो बेटा जो वाइस प्रेसिडेंट होता है कंट्री का, एक बार अगर आप हमारी कंट्री इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट बन गए तो आप एक्स ऑफिसियो चेयरमैन बन जाओगे राज्यसभा के। तो बात समझ में आ गई। अगर मैं भी वाइस प्रेसिडेंट बनूंगी तो बाय डिफॉल्ट आई विल बी द राज्यसभा चेयरमैन। ओके, तो ये एक्स ऑफिसियो बात होती है कि अगर आप एक पोस्ट पर हो तो दूसरी पोस्ट आपको मिल ही जाएगी। तो ऐसे ही जो भी वाइस प्रेसिडेंट होता है कंट्री का, वो वाइस प्रेसिडेंट तो होता ही है, पर वो चेयरमैन भी होता है राज्यसभा का। अभी जो करंट राज्यसभा चेयरमैन है वो है जगदीप धनखड़। कौन है, जगदीप धनखड़। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जगदीप धनखड़, और वाइस प्रेसिडेंट भी कौन है, जगदीप धनखड़। ठीक हुई बात। वाइस प्रेसिडेंट क्योंकि जगदीप धनखड़ थे इसीलिए वो चेयरमैन बन गए राज्यसभा के।
और इन्हें इलेक्ट करने का काम होता है लोकसभा और राज्यसभा का। ही और शी इज नॉट द मेंबर ऑफ राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट है बच्चा, तो वो लोकसभा राज्यसभा का मेंबर नहीं होगा तो भी चलेगा, क्योंकि उसकी तो पोजीशन ही अलग है ना, वाइस प्रेसिडेंट है। तो इसको चुनने के लिए लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये राज्यसभा का मेंबर हो, ठीक है, पर ये वोट कर सकता है जब भी कोई टाई हो। टाई के केस में चेयरमैन वोट कर सकता है। इसकी ड्यूटीज सिमिलर होती हैं, जो लोकसभा में स्पीकर की होती हैं वैसे ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर की राज्यसभा में भी होती हैं। अगर ये एब्सेंस हो तो जो डेप्यूटी चेयरमैन होता है वो मीटिंग को प्रिसाइड करता है। जो डेप्यूटी चेयरमैन होता है उसे राज्यसभा के मेंबर ही चुनते हैं। डेप्यूटी चेयरमैन को कौन चुनते हैं? राज्यसभा के मेंबर। जब चेयरमैन नहीं हुआ तो डेप्यूटी चेयरमैन उसकी तरह ही उसकी जगह काम करेगा। चलो अब फिल इन द ब्लैंक्स देखें। सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी कौन है हमारे इंडिया में? तो बेटा यहाँ पर आपने ये गलत फिल करके रखा है, यहाँ पर लेजिस्लेचर नहीं आएगा बेटा, यहाँ पर आएगा पार्लियामेंट। ठीक है बात, तो पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ आवर कंट्री। लेजिस्लेचर इज रॉन्ग, गलत है लेजिस्लेचर नहीं, यहाँ पर क्या आएगा? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट हमारी कंट्री की सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है। जो मेंबर होते हैं लोकसभा के उन्हें इलेक्ट किया जाता है 5 ईयर्स के लिए, बिल्कुल सही फिल किया है। राज्यसभा रिप्रेजेंट करता है स्टेट को सेंटर में, बिल्कुल सही है ये भी। देयर आर 245 मेंबर्स इन राज्यसभा, देयर आर 245 मेंबर्स इन राज्यसभा। स्ट्रेंथ 250 तक हो सकती है पर अभी कितने हैं? 245। 1/3 मेंबर ऑफ राज्यसभा रिटायर इन एवरी 2 ईयर, बिल्कुल सही। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, ये भी बिल्कुल सही है। मैच द कॉलम और कर लेते हैं। लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल होता है, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट होता है, यूनियन लेजिस्लेचर पार्लियामेंट। लेजिस्लेचर क्या है? लॉ मेकिंग ऑर्गन। Students, I am ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section. We'll start part 2 with powers and functions of parliament.